Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म. थर्ड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड द मॉनसून प्रॉब्लम. देन हम बात करेंगे सबमरीन्स के बारे में, सबमरीन केबल्स के बारे में सॉरी, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखो, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आता है लक्ष्य वीर यादव का. तो दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में, यादव जी के केस में, ये कहता है कि भाई देखो, राइट टू बी फॉरगॉटन ये इंट्रिंसिक पार्ट है आर्टिकल 21 का. अब आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं. बट 2017 में आपकी एक के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट आती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू प्रिवेसी भी इसका पार्ट है. अब उसी में आप ये कह सकते हो कि राइट टू फॉरगॉटन भी इंक्लूड किया जा रहा है, जहां पे ये पूरा केस है. इस संदर्भ में लेट्स से एक पर्सन है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और इस केस के अंदर उसे बाइज्जत बरी कर दिया. मींस ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया. एंड इसके बावजूद आप ये देखते हैं कि गूगल पे अगर सर्च किया जाए तो उस पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दिल्ली का दरिंदा, तो यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी सुनाई जाएगी एक पर्सन की, जिसको एक फीमेल थी जसविंदर कौर या जसमिंदर कौर, उसने एलिज ये किया था कि भाई इस पर्सन ने मेरे को रोड के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं एंड ऑल. तो उसके बाद जो मीडिया थी उस समय पे, उसने उस पर्सन को पूरी तरह से एक क्रिमिनल इंटेंट का पर्सन शो करना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी पूरी इमेज को तारनिश कर दिया. बट बाद में कोर्ट ने उस पर्सन को बाइज्जत बरी कर दिया. तो स्टिल आज भी गूगल के ऊपर उसकी केस हिस्ट्री वहां पे पड़ी है. तो लेट्स से यहाँ पे वो पर्सन चाहता है कि भाई उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो जाए. तो इसी चीज के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बात की है राइट टू बी फॉरगॉटन की. तो आइए कंटेक्स्ट समझ में आया तो बात करते हैं राइट टू फॉरगॉटन की. तो ये एक इंडिविजुअल की पास पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है पर्सनल डाटा को रिमूव करने के लिए किसी भी इंटरनेट सर्च से और डायरेक्टरी से. तो एक्चुअल में ये ग्लोबल इसकी प्रोमिनेंस आपकी इंक्रीज हुई थी 2012 के बाद, जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक मारियो केस के अंदर जजमेंट दी थी. और उसके बाद आपका आर्टिकल 17 के अंदर यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंदर इसको जगह मिली, जहां पर ये बना राइट टू इरेज, कि आप अपना डाटा डिजिटली इरेज कर सकते हैं. तो यहां जुडिशियल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो यस, केस पुट्टुस्वामी केस 2017 का, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात की थी. बट राइट टू बी फॉरगॉटन अब इसमें इंक्लूड होगा. वेरियस हाई कोर्ट, चाहे दिल्ली की बात की जाए, गुजरात की, केरला की, इन सब जगह पे आप कह सकते हो कि इसके बारे में जजमेंट्स आई हैं रिमूव करने के बारे में. तो यहाँ पर जब भी एक पर्सन को बाइज्जत बरी किया जाता है या मेटेरियल जो शादी के डिस्प्यूट होते हैं या प्राइवेट फोटोज होती है, वो सब वो रिमूव कर सकते हैं. ऐसा यहाँ पे उनको एम्पावर किया गया. राइट टू करेक्ट एंड इरेज, ये हमारे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी गिवन है. बट क्या जुडिशियल डाटा को आप इरेज कर सकते हैं, इसको लेके यहाँ पे आपका एक्ट बिल्कुल साइलेंट है. तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है. तो कहते हैं कि भाई देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ओपन जस्टिस जो होता है कि कोर्ट के अंदर जो भी बहसबाजी या कुछ भी आपकी दलील वगैरह रखी गई है, वो सबको सुनने का अधिकार है. तो डायरेक्टली ये उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए, जहां पर आपके पास राइट टू नो का क्लॉज आता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट डालता है. बट यहाँ पे एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए जो बाइज्जत बरी हुआ है, तो उसके बाद ये स्टिल अगर उसका डाटा रिकॉर्ड वहां पे पड़ा है तो ये एक तरह की डिजिटल पनिशमेंट है और जो सदा सदा के लिए रहेगी. एंड यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डी इंडेक्सिंग आप कर दोगे बट मिरर साइट्स के ऊपर स्टिल वो डाटा आपका शो होगा. एंड डिजिटल लॉ जो है आपका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है लोगों की जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसको सेफगार्ड करने के लिए. तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को हम प्रिजर्व करेंगे एंड एक बैलेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन ओपन कोर्ट सिस्टम के अंदर एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के बीच में.
तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के अंदर देखा जाएगा कि एक मैटर की कितने बड़े रिपरकशन हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर उसको अलाउ किया जाएगा डीलिस्ट करने के लिए या मास्किंग करने के लिए और नहीं। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपका। आइए अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी हमेशा से एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जानी गई है, बट रिसेंट टाइम में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फिस्कल फेडरलिज्म में। अब फिस्कल फेडरलिज्म में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो कहते हैं कि भाई देखो, ज्यादातर जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंडिचर स्टेट्स के पास है, बट जो फिस्कल पावर है वो सेंटर के पास है। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? कहते शेड्यूल 7 को देखो। शेड्यूल 7 के अंदर जो आपके लिस्ट 1 है इसमें ज्यादा सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 में आपके कम सब्जेक्ट है, और लिस्ट 3 जो कि कॉन्करेंट आती है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे स्टेट लॉ के ऊपर सेंटर के लॉ की डोमिनेंस है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे टैक्सेशन पावर ज्यादातर केसेस में आपके सेंटर के पास आ जाती है, एंड जिस वजह से स्टेट के पास लिमिटेड रिसोर्स रह जाते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिस्कल एसिमेट्री है। स्टेट 60% पब्लिक एक्सपेंडिचर को बेयर करते हैं, बट इनके पास पैसा कितना आता है? 40%। अगर फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन ने 41% स्टेट्स के बीच में पैसा दिया है, एंड इसमें भी जब आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हो तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास, जैसे केरला के पास लगभग 2% से ज्यादा की पॉपुलेशन है, एंड इनके पास 2% से कम अपनी इंडिया की जीडीपी का पैसा आता है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि भाई उनको अगर अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या किसी भी तरह के, तो वो कैसे करेंगे? अब इसमें अगर आप बात करें तो कंप्लायंस ड्रिवन फेडरलिज्म की भी बात की जा रही है कि क्या हुआ कि भाई पहले होता था ग्रांट मिल जाती थी आपको, बट अब क्या हुआ कि ग्रांट का सिस्टम ही इन्होंने खत्म कर दिया, वो इंटाइटलमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएम श्री है, अब इस श्री योजना को आप ठीक से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड फंड रिलीज किए जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं कि भाई सेस और सरचार्ज के साथ वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है। ऑलमोस्ट जैसे 100 रुपए आपके सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने थे, जिसमें से 41 स्टेट के पास जाने थे, 59 सेंटर के पास जाने थे। बट ये डिविजिबल पूल ही आपने कितना कर दिया? 80 कर दिया, बिकॉज सेस और सरचार्ज के कारण आपने 20 रुपए हटा दिए उसमें से। तो इसमें क्या हुआ कि भी 32 रुपए यहाँ पे स्टेट के पास आए लगभग, और ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो उनको पैसा मिल रहा था उससे कम है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, अब चाहे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कीजिए, पीएम श्री के बारे में बात कीजिए, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बात कीजिए, तो इसमें स्टेट्स को पैसा 40% देना ही पड़ता है। मोर ओवर टारगेटेड ग्रांट्स जो मिलती थी सेक्टर स्पेसिफिक, वो स्टेट स्पेसिफिक, वो बंद कर दिए। अब यहाँ पे आपने फोकस किया कि भाई लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आप ज्यादा पैसा स्पेंड करोगे, एंड फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी आपने कैप लगा दिए। अब 3% से ज्यादा स्टेट बजट का आप डेफिसिट नहीं कर सकते, एंड ऑफ बजट बोरोइंग के ऊपर भी आपने रोक लगा दी जो बजट में मेंशन नहीं की जाती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी भी सेंटर क्या करती है कि जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने जो लेट्स से यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आपने ये कहा कि भाई हम सबको फ्री फूड बांटेंगे। अब इसमें आपको लग रहा है कि बजटरी एलोकेशन आपको और देना, तो आप बजट और ना इंक्रीज करके यहाँ पे एफसीआई को कहते हो कि आप बॉन्ड रिलीज कर दो, इसका पैसा हम पे कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं बजट में आपके डेफिसिट के अंदर शो नहीं होता है, तो इसे ऑफ बजट कहा जाता है। तो ऑफ बजट को आपने यहाँ पे अलाउ किया। तो कहते हैं कि भाई अब देखो, स्टेट और सेंटर के बीच में ये प्रॉब्लम तो चल ही रही है, बट यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिकल मिसमैच को करेक्ट करना चाहिए, नॉन शेयरेबल जो लिवीज है उसको कम करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए सेस एंड सरचार्ज को, एंड स्टेट की ऑटोनॉमी को इंक्रीज करना चाहिए। रिमेन्स और प्रीलिम्स से रिलेटेड आर्टिकल है, ये आपको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं मॉनसून डिपेंडेंसी की। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में आपको ये पता होगा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो मॉनसून का है वो ये कहा जा रहा है कि 92% के आसपास रहेगा, यानी हम 87 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑन एन एवरेज रिसीव करते। तो अब इसका लगभग थोड़ा कम ही हमारे पास आएगा, 72-3 सेंटीमीटर के आसपास। तो कहते कि भाई यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो 75% इंडिया का रेनफॉल लेके आता है, ठीक है जी। अब अलीनो के इंपैक्ट की वजह से ये रेनफॉल थोड़ा कम होगा, तो जिसकी वजह से अभी जो खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कही जाती है कि मानसून आता कैसे, कहते हैं डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। अब जैसे आपको पता होगा ये इंडिया है, इंडिया का ये कोस्ट लाइन है, तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर, जैसे लेट्स से मेडागास्कर है, यहाँ से आपकी हवाएं चलती हैं जो इंडिया तक पहुंचती है, जो बारिश करती है।
अब ये पानी और धरती जो अलग अलग गर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया का लैंड मास खासकर तिब्बत इंटेंसली हीट होता है एंड जो आपका हाई प्रेशर यहाँ पे इस एरिया में क्रिएट होता है, तो ये हवा को अलाउ करता है कि इंडिया के अंदर आए बारिश करे। ओरोग्राफिक रेनफॉल है यहाँ पे लाइक आपके वेस्टर्न घाट की वजह से, यहाँ पर हिमालयस की वजह से। एडिशनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ITCZ जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलनी चाहिए थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो सन की मूवमेंट के कारण आपके गैंगटिक प्लेन के ऊपर आ जाता है। अब गैंगटिक प्लेन के ऊपर जब ये आपके विंड मर्ज करती है, तो इस वजह से इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल लेके आता है। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट भी है। अब क्योंकि ये जो इक्वेटर को क्रॉस करके आपकी विंड आ रही है, तो पहले विंड की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, सोमालिया की तरफ जा रही थी, फिर सोमालिया को क्रॉस करके वो इस तरफ इंडिया की तरफ मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे वो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर करते हैं राइट की तरफ वो मूव करती है एंड जिससे वो इंडिया के अंदर बारिश लेके आती है। तो जेट स्ट्रीम आपकी जो हिमालयस के साउथ में फ्लो करते हैं वो नॉर्थ में मूव कर जाती है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर मानसून बनता है। तो कहते हैं दो ब्रांचेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये आपका लाइक वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर आपकी एक ब्रांच क्रिएट होती है जिसे आप अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, और यहाँ से एक ब्रांच आपके बे ऑफ बंगाल जो कि इस एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश लेके आती है, ये आ जाती है। तो कहते हैं इंडिया के अंदर आज भी 75% जो एनुअल रेनफॉल है वो मानसून से आती है एंड मानसून डिपेंडेंसी के कारण हमारे खेतों में इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, खासकर खारिफ क्रॉप के अंदर। इरिगेशन की बात करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो फिर भी ठीक है, बट अभी भी हमारा 45 से 47% एरिया आज भी रेनफॉल डिपेंडेंट है, तो वो एक प्रॉब्लम है। रीजनल डिस्पैरिटी पंजाब हरियाणा में 90% इरिगेशन कवरेज है, बट बाकी एरियाज में आपकी कम देखने को मिलती है, तो इसका असर एक रहता है एंड जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलती है एंड ये वो रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में कॉन्स्टेंटली आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे इरिगेशन एक चैलेंज है, इवन रिजर्वायर का भी पानी आपका कम हो जाता है ड्यूरिंग दी लाइक अलीनो जैसे सिचुएशन में। कई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर खासकर ये पेनिनसुलर पार्ट में जो आपका सेंट्रल और पेनिनसुलर पार्ट में जो इंटीरियर में रेन शेडो एरिया में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इसमें ट्रिपल शॉक आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपकी क्रॉप्ड एरिया भी रिड्यूस हो रहा है एंड प्लस आपका मानसून भी कम हो रहा है एंड प्लस आपके फर्टिलाइजर वगैरह के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ओवरऑल इससे प्रॉब्लम रहेगी। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे अपने को बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ वर्क करना होगा, कैसे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना होगा एंड जिसके लिए जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप को हम प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, इनको हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे हम बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे राइस की जगह पे आप मिलेट्स वगैरह को ग्रो कर सकते हैं। सोइंग प्रैक्टिसेस में आप चेंज कीजिए जिससे कम से कम पानी की यूटिलाइजेशन हो, आप सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। माइक्रो इरिगेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दो आपके क्वेश्चन हो गए जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब रिसेंटली वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस आए उसके अंदर अक्सर आपने ईरान को एक बात कहते हुए सुना होगा, या इवन ईरान सपोर्टेड हमास, हुतीज एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अंडरग्राउंड सी केबल्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये क्या है अंडरग्राउंड सी केबल्स? तो इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा। देखो, ये जो आपकी अंडरग्राउंड सी केबल्स है कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज किया जाता है। एक लाइट बीम डाली जाती है जिसको ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करते हैं। काफी तेज स्पीड पे होती है क्योंकि लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल कर रही होती है। तो इसमें आपकी ऑप्टिकल फाइबर को कॉपर, अल्यूमिनियम और आयरन के आर्मर के साथ कवर किया जाता है एंड पॉलिथीन की कोटिंग की जाती है ताकि इसे पानी से बचाया जा सके। अब इंडिया के आसपास दो इंपॉर्टेंट वर्नेबल एरिया, एक रेड सी वाला और एक दूसरा आपका ये जो हार्मोज वाला है वो पार्ट। तो कहते हैं कि भाई इसमें लगभग $16 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है एंड अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 इसको गार्ड करता है। तो इंडिया के आसपास से ये वाला जो रूट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रूट है एंड ऐसा ही एक रूट यहाँ से भी आपका ओरिजिनेट करता है। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये चौक पॉइंट की वर्नेबिलिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमें इसके सोल्यूशन देखना चाहिए एंड मोर ओवर इसको रिपेयर करने की कॉस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा है, $80 मिलियन या $100 मिलियन के ऊपर भी हो सकती है। इससे फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबके ऊपर आपका असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एक एग्रीमेंट फॉर्मुलेट करना चाहिए
ताकि किसी भी सिनेरियो में इन केबल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर ना पड़े। एंड हमें यहाँ पे लाइक सिक्योर एक्सपेंडेड जोन मेंटेनेंस फ्रेमवर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहाँ पे कैसे इन लाइक इवन क्राइसिस लाइक सिचुएशन में भी इसको वेल मेंटेन किया जा सके, इसको हम फोकस कर सकें। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखना है। अब इंडिया रिस्टोर करने की बात कर रही है एक लाइट हाउस को, जो कि इंदिरा पॉइंट पे आपका लोकेटेड है। तो ये लाइट हाउस 1972 में कमीशन किया गया था। एंड अगर हम बात करें तो इंडिया का नदर्न पॉइंट आपका इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख में लोकेटेड है। ईस्टर्न पॉइंट की बात की जाए तो किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वो आ जाता है। एंड देन गुहर मोती, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सर क्रीक के अंदर है, गुजरात के अंदर। एंड ऐसे ही आपको कॉर्मिन कैप कोमोरोनिन या कन्याकुमारी, ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन तीनों आके मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 35 डिग्री 40 मिनट्स पे नॉर्थ पे लोकेटेड है। अगर इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है। ये 97 डिग्री 25 ईस्ट पे लोकेटेड है। एंड देन इसकी बात की जाए तो ये 8 डिग्री 44 मिनट पे ये लोकेटेड है। एंड अगर हम बात करें इसकी 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर नॉर्थ के ऊपर ये लोकेटेड। तो इन चारों की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है यूपीएससी आपको कल को कुछ पूछ ले, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं। तो ये आपका इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही था।